Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really good. And yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes once again. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press C bell icon. Dear students, आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक न्यू चैप्टर नंबर 7 जो बीकॉम पार्ट 1 से लिया गया है, जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट्स, या इसको अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी भी हम कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है रॉयल्टी अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, ठीक है। सबसे पहले हम थ्योरिकल पोर्शन जो है उसको कवर करेंगे और फिर बाय एग्जांपल हम एक एक टॉपिक को सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पे देखा, कहता है क्या कि एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, फॉर्म, कंपनी या एनी अदर एंटिटी या इंस्टीट्यूशन पे अ फिक्स अमाउंट एज पर एग्रीमेंट, पे अ फिक्स अमाउंट एज पर एग्रीमेंट फॉर परचेज या एक्वायर भी इसको कर सकते हैं। स्पेसिफाइज पोसेशन, ठीक है। पोसेशन का मतलब होता है राइट्स। अगर हम किसी राइट्स को एक्वायर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर यूजिंग प्रॉपर्टी, किस लिए राइट्स को हम परचेज कर रहे हैं, ताकि हम प्रॉपर्टी को क्या कर सके, यूज कर सके, इज कॉल्ड रॉयल्टी। क्लियर है? चलिए, अगर किसी व्यक्ति द्वारा, फॉर्म द्वारा, कंपनी के द्वारा या फिर किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ठीक ना, या संगठन के द्वारा, ठीक ना, एक हम एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट के अनुसार एक निश्चित राशि पे करते हैं, ठीक है ना, और किसी के राइट्स, प्रॉपर्टी के राइट्स के परचेस करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, दैट कॉल्ड रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ रॉयल्टी क्या होता है, ठीक है। रॉयल्टी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कहता है रॉयल्टी इज अ पेमेंट टू एन ऑनर, रॉयल्टी इज अ पेमेंट टू एन ऑनर, ठीक है। रॉयल्टी जो है एक पेमेंट है जो एक ऑनर को दिया जाता है फॉर द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक ना, यानी कि ऑनर का प्रॉपर्टी को यूज करने के बिहाफ में, ठीक ना, जो पेमेंट किया जाता है, ठीक है ना, उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। स्पेशली विशेषकर पेटेंट्स, अगर हम किसी का पेटेंट्स यूज कर रहे हैं, कॉपीराइट्स यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर वर्क है, ठीक ना, कोई फॉर्मूला है, फ्रेंचाइजीज है, या नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस मींस लाइक जैसे ऑयल मेकिंग करते हैं हम, ठीक ना, किसी कुएं से हम जमीन से क्या करते हैं, ऑयल मेकिंग करते हैं, यानी कि तेल को क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर अन्य शब्दों में कहें तो कहता है विच अमाउंट पेएबल बाय अ पर्सन, ठीक ना, वो राशि जो एक व्यक्ति के द्वारा दे होता है, ठीक ना, जो व्यक्ति, अ पर्सन, जो यूजर ऑफ एंड प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं, यूजर ऑफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का जो यूजर है, टू अनदर पर्सन, यानी कि हम जो अमाउंट पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, एक व्यक्ति, एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को पे कर रहे हैं, ऑनर या लैंडलॉर्ड ऑफ दैट प्रॉपर्टी, यानी कि उस प्रॉपर्टी का या तो वो ऑनर हो सकता है या फिर हम उसको लैंडलॉर्ड भी कर सकते हैं, फॉर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्पेशल राइट्स इज कॉल्ड रॉयल्टी, ठीक है ना। अब किसी ऑनर के या लैंडलॉर्ड के प्रॉपर्टी का अगर हम राइट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रॉयल्टी बोलेंगे। आइए हम देखते हैं एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे हम रॉयल्टी को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हमारा जो रॉयल्टी का जो हमने इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग एंड डिफरेंशिएशन देखा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी है कि रॉयल्टी का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। कि हमने जो भी आपको थ्योरी में मैंने बताया, थ्योरी प्रोसेसिंग में मैंने बताया कि रॉयल्टी जो है एक तरह का एक पेमेंट है, एक फिक्स पेमेंट है, जो एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को क्या करता है, पे करता है, ठीक ना, उसके प्रॉपर्टी को यूज करने के पर्पज से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम मेरे पास एक राइट्स है, कोई भी राइट्स हो सकता है। अगर मेरा राइट्स है तो उस राइट्स को यूज करना मुझे ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरा राइट्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं
कि मान लीजिए कि मेरे पास एक लैंड है, ठीक ना, और उस लैंड पर मुझे फसल करनी है, ठीक है, क्या करनी है, उस लैंड पे मुझे फसल करनी है, यानी कि खेती करनी है, किसानी करनी है, ठीक है। तो उस लैंड पर फसल करने का यानी कि खेती करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उस पे कुछ भी करने का, फसल करने का या खेती करने का मेरे पास क्या है, राइट्स है, अधिकार है, तो मैं उस पे फसल मैं ही लगाऊंगा, ठीक है। फिर एक दूसरे एग्जाम्पल की तरह हम देखते हैं, और एग्जाम्पल की मान लेते हैं कि मेरे पास एक माइन है, माइन इट मीन्स कोल माइन यानी कि कोयले की खान। तो उसमें कोयले को निकालने का जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो मेरा अधिकार है, मेरे पास है, ठीक है। फिर एक तीसरे एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास मैं किसी बुक्स का ऑथर हूँ, मैंने किसी बुक्स को लिखा हुआ है, ठीक है ना, और उस बुक्स को पब्लिश करने का राइट्स मेरे पास है, ठीक ना, मैं चाहूं तो उस बुक्स को पब्लिश कर सकता हूँ, ठीक ना। या फिर मैं एक फिल्म पे मैंने एक स्टोरी को लिखा हुआ है, एक स्टोरी को स्क्रिप्ट को तो मैंने तैयार किया है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको भी पब्लिश करने का, ठीक है ना, यानी कि राइट्स किसके पास है, मेरे पास ही है, ठीक है। एक और फॉर्मूले एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि मान लेते हैं मैंने किसी भी फॉर्मूले का, डिजाइन का पेटेंट करा रखा हूं, ठीक है ना, मैंने कोई नया इनोवेशन किया है, ठीक है ना, और मैंने उसे क्या किया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मैंने उसका पेटेंट करा लिया अपने नाम से, ताकि उस फॉर्मूले का डिजाइन को कोई दूसरा बंदा यूज ना कर सके, ठीक है। इट मीन्स मैं उस फॉर्मूले या डिजाइन का पेटेंटी हो गया, ठीक है, मैं उस फॉर्मूले या डिजाइन का पेटेंटी भी हूं, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्पल से क्लियर है कि जो चीज का राइट्स मेरे पास है, उस चीज का यूज जो है मैं ही करूंगा, ठीक है, यानी कि उस चीज का यूज जो है मैं ही करूंगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कोई अगर दूसरा करता है, ठीक ना, बिना मेरे परमिशन के, बिना मेरे ऑर्डर के, ठीक है ना, तो मैं उस पर्सन पे मैं केस फाइल, कोर्ट में केस फाइल भी कर सकता हूं, जिससे उसको क्या होगा, उसको कंपनसेशन देना होगा उसके बदले। क्योंकि देखिए होता क्या है मार्केट में, ठीक है ना, मार्केट में कभी कभी आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, कि ब्रांड के साथ, लोगों के साथ, लोगो प्रोडक्ट का जो लोगो होता है, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि मैंने एक प्रोडक्ट का मैंने एक लोगो डिजाइन किया हुआ है, ठीक ना, और उस लोगो को किसी और फैक्ट्री वाले ने, कंपनी वाले ने क्या कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया, जिससे क्या हुआ कि मार्केट में उसका भी प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक ना, कि मेरे प्रोडक्ट के कम रेट से, ठीक है ना, कम प्राइस पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ पे मेरे बिजनेस में इसका इफेक्ट पड़ेगा, और मेरा सेल जो है वो डिक्रीज की तरफ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि मेरे प्राइस से कम प्राइस में उसने किसी और प्रोडक्ट को, ठीक ना, मेरे ही सेम प्रकार का लोगो जो है, सेम डिजाइन का लोगो लगा के उससे क्या किया है, मार्केट में लॉन्च कर रखा है, ठीक है ना। तो इसका जो भी नुकसान है, ठीक ना, अगर हमको पता चलता है इसके बारे में, ठीक है, तो मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूँ, उससे या तो उसको जेल होगा, या फिर उस जेल से बचना चाहता है तो उसका जो भी मेरा लॉसेस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका कंपनसेशन यानी कि हर्जाना उसको क्या होगा, देना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि मैं अपना राइट्स किसी को ट्रांसफर करूं, तो क्या मैं फ्री में करूंगा, नहीं करूंगा, फ्री में बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं फ्री में, मैं भी कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहूंगा उससे, ठीक ना, अगले पर्सन से, यानी कि मुझे कुछ कॉन्सिडरेशन चाहिए, रिटर्न चाहिए, ठीक ना, जो भी रिटर्न में मिलेगा मुझे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सिडरेशन बोलेंगे, ठीक ना। और इसी कॉन्सिडरेशन को जो मुझे रिटर्न में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी, ठीक है। और आई होप आप इस रॉयल्टी वर्ड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। मैंने बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है। और मान लेते हैं कि मैं, मेरे पास जो लैंड है या माइन है, ठीक ना, उसको यूज करने का मैं राइट्स किसी दूसरे व्यक्ति को दे दूं, ठीक ना, और उसके बदले में अगर मुझे जो भी वो प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसके बदले में जो भी हमको पे करेगा रिटर्न में कुछ ना कुछ, एज ए कमीशन, एज ए बोनस, एज ए शेयर होल्डर्स, या फिर एज ए परसेंटेज, ठीक है, 10%, 20%, 30%, जो भी हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यदि मैं कोई बुक का ऑथर हूं, मैंने लेखक हूं, ठीक है, और मैंने किसी बुक्स को लिखा है और मैं खुद पब्लिश न करके, ठीक है, और किसी दूसरे पब्लिशर से, ठीक है, यानी कि पब्लिकेशन से
प्रकाशन से मैं पब्लिश करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि भाई तुम मेरा जो बुक्स है तुम इसको छापो, प्रिंट करो और मार्केट में पब्लिश करो, बेचो, ठीक है ना। और वो जितने भी बुक्स बेचेगा पर कॉपी मुझको 10% या कुछ फिक्स अमाउंट से हमको क्या देगा, वो कमीशन देगा, ठीक है ना। तो वो हमारा जो कमीशन होगा, जो फिक्स परसेंटेज होगा, ठीक है ना, वो हमारे लिए क्या होगा, वो रॉयल्टी कहलाएगा। क्लियर है? आई थिंक आप क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर यदि हम कहते हैं कि रॉयल्टी जो होता है कि एक तरह का, हम ये भी आपको बताते चलें, ठीक है ना, कि रॉयल्टी का जो नेचर होता है वो किस नेचर का होता है। तो रॉयल्टी जो है वो इनकम भी हो सकता है और रॉयल्टी एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि किस व्यक्ति के लिए, किस पर्सन के लिए रॉयल्टी जो होगा एक्सपेंसेस होगा, किस पर्सन के लिए रॉयल्टी जो है वो इनकम होगा, ठीक है। तो कहता क्या है कि रॉयल्टी इनकम फॉर द पर्सन हु गिव्स हिज राइट। कहता है कि वो व्यक्ति के लिए रॉयल्टी इनकम है जो व्यक्ति जो है राइट्स को किसी दूसरे को क्या कर दे रखा है, ठीक है, यानी कि दूसरे को टेक ओवर कर दे, ठीक है ना। क्योंकि जब जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का राइट्स जो होता है, ठीक है ना, यूज करने का राइट्स दूसरे को देता है, ठीक है, तो उसके बदले में उसको रिटर्न मिलता है, तो वो रिटर्न उसके लिए क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है ना। फिर देखते हैं दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर के लिए क्या कहता है कि रॉयल्टी इज एन एक्सपेंडिचर। रॉयल्टी को हम एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं फॉर द पर्सन हु यूज सच राइट। वो व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी के राइट्स को यूज कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि अधिकार को यूज कर रहा है, उसके लिए ये रॉयल्टी जो है वो एक्सपेंडिचर है, ठीक ना, यानी कि रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर नेचर का हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ अगले पर्सन को देना है जो कि प्रॉपर्टी का ओनर है, या उसको लैंडलॉर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। कहता क्या है, रॉयल्टी मींस अ पेमेंट ऑफ यूजिंग राइट ऑफ अदर पार्टी, ठीक है, यानी कि कहता है क्या कि किसी अदर पार्टी के राइट्स को अगर यूज करने के लिए जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, वो रॉयल्टी होता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी रॉयल्टी के बारे में जानेंगे, ठीक है। कहता है अ पर्सन ट्रांसफर टू राइट टू यूज, अ पर्सन ट्रांसफर टू राइट टू यूज, एक व्यक्ति जो है सिर्फ यूज करने के लिए आपको राइट को ट्रांसफर किया हुआ है, ठीक है, नॉट अ ट्रांसफर टू राइट। आपको वो राइट्स ट्रांसफर नहीं किया है, लैंड, ठीक है ना, आपके पास जो भी लैंड है, जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का राइट्स अगले पर्सन को ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रांसफर टू राइट यूज, राइट टू यूज। राइट टू यूज का मतलब क्या होता है कि बस केवल आपको वो रेंट पे दिया है, यूज करने के लिए आपको राइट्स दिया है कि आप उस पे आप अपना काम कर सकते हैं, उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कीजिए, ठीक ना, आउटपुट राइज कीजिए और उसे इनकम जनरेट कीजिए, और बदले में कुछ ना कुछ जो हिस्सा है, कुछ ना कुछ जो शेयर है, कमीशन है, वो अगले पर्सन को यानी कि ओनर को पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एकदम क्लियर वे में जान गए, ठीक ना, कि कोई भी पर्सन जो है वो क्या करता है, राइट टू यूज ट्रांसफर करता है, नॉट टू ट्रांसफर राइट, ठीक है ना, यानी कि राइट को ट्रांसफर नहीं, जब राइट को जब ट्रांसफर कर देगा ना, तो वो जो लैंड है या प्रॉपर्टी है वो उसके नाम पे हो जाएगा, ठीक ना, तो फिर ना तो रॉयल्टी मिलेगा ना फिर वो प्रॉपर्टी मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे हम चलते हैं कि कहता है कि ऑनर ऑफ लैंड या माइनिंग, एक लैंड या माइनिंग का जो ऑनर होता है हैज फुल राइट टू टेक आउट प्रोड्यूस या आउटपुट फ्रॉम लैंड, ठीक ना। एक लैंड या माइन का जो ऑनर होता है, मालिक होता है, ठीक ना, उसको पूरा का पूरा अधिकार है, फुल राइट है टू टेक आउट प्रोड्यूस, यानी कि उस लैंड में से प्रोडक्शन करने का या आउटपुट करने का। ठीक उसी तरह एन ऑथर हैज फुल कॉपीराइट टू पब्लिश हिज बुक्स, यानी कि एक ऑथर को भी, ठीक ना, पूरा का पूरा कॉपीराइट्स है, अधिकार है, ठीक ना, कि बुक्स को पब्लिश कर सके वो। ठीक उसी तरह ए पेटेंटी हैज फुल राइट्स टू यूज हिज पेटेंट या स्पेसिफाइड फॉर्मूला या डिजाइन, ठीक ना। यदि कोई पेटेंटी जो है, किसी कोई व्यक्ति जो है कि कोई फॉर्मूला को अगर वो बनाया है, ठीक ना, इनोवेशन किया है या डिजाइन, किसी कोई डिजाइन को बनाया है, ठीक है ना, कोई नया डिजाइन बनाया है, ठीक ना, तो उसको भी फुल राइट्स है कि वो अपना पेटेंट जो है
करा सके, ठीक है ना, वो उसका यूज कर सके, पेटेंट को क्या कर सकते, यूज कर सके, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आई होप आप सबको रॉयल्टी का जो मीनिंग होगा, मीनिंग जो है हमको जो एक्चुअल मीनिंग है, मैंने इसे कई एग्जाम्पल के थ्रू आप तक पहुंचाया है, ठीक है। और आई होप आप सब इस कॉन्सेप्ट से अंडरस्टेबल भी होंगे, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल अभी तक साबित होगा आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा जो रहने वाला है टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। अगला टॉपिक जो हमारा है टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। कहता क्या है कि रॉयल्टी के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक ना। तो कहता है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रॉयल्टी विच आर एज अंडर, ठीक ना। रॉयल्टी के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, रॉयल्टी के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ टेबल बनाया है, टेबल के थ्रू मैंने बताने की कोशिश किया हूँ कि रॉयल्टी का जो टाइप्स है वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है, और मैंने रॉयल्टी का जो टाइप्स है और उसके रिलेशन को भी मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है आपके सामने। तो देखेंगे जरा, मैंने 4 कॉलम जो है हमारा उस सबको आइडेंटिफाई कर ले। पहले सबसे पहला जो हमारा कॉलम है वो मैंने सीरियल नंबर के लिए यूज किया है। दूसरा हमारा जो कॉलम है वो नेचर ऑफ रॉयल्टी, ठीक ना, वो टाइप्स ऑफ रॉयल्टी के से ही लिया गया है। और हमारा जो तीसरा कॉलम है वो हमारा पेयर के लिए है, ठीक है ना। पेयर यानी कि जिसको पे करना है, पेमेंट जिसको करना होता है, ठीक है ना। और चौथा कॉलम जो हमारा है वो हमारा जो है रिसीवर के लिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ रॉयल्टी में हमारा माइनिंग रॉयल्टी हो सकता है या लैंड रॉयल्टी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, माइन या लैंडिंग रॉयल्टी, ठीक है। और इस पे जो माइन और लैंड रॉयल्टी जो होता है उसमें पेयर को हम लोग लीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीसी बोलते हैं, या रेंटर भी बोलते हैं, टेनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, रेंटर को हम लोग टेनेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेनेंट। टेनेंट का मतलब किराएदार, ठीक है। और रिसीवर को हम लोग लैंडलॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड का मतलब भूस्वामी, जो लैंड का जो मालिक है, ऑनर है, या उसको लेजर बोलते हैं, लेजर, क्या बोलते हैं, लेजर। क्लियर है। चलिए सेकेंड टाइप्स ऑफ रॉयल्टी जो हमारा है कॉपीराइट रॉयल्टी, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी में हमारा जो पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिशर बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसका पेयर का काम है बुक को पब्लिश करे, और कॉपी को क्या करे, पब्लिश करे, और उसको सेल करे, प्रिंट करे, ठीक है ना। और जो हमारा रिसीवर है उसको हम क्या कहेंगे, ऑथर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑथर यानी कि लेखक बोलेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप्स ऑफ माय रॉयल्टी जो है उसको बोलेंगे हम पेटेंट रॉयल्टी, या फिर इसको हम लोग ट्रेडमार्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क, ठीक है। चलिए ट्रेडमार्क, ब्रांड, ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पेयर होता है उसको हम लोग पेटेंट यूजर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी के डिजाइन को, फॉर्मूला को जिसने पेटेंट करा रखा है, ठीक ना, और वो आपका फॉर्मूला और डिजाइन, ठीक ना, यूज करने के लिए दिया है, यहां तक आपका लोगो, ब्रांड यूज करने के लिए अगर आपको राइट दिया हुआ है कि यूज टू राइट ट्रांसफर किया हुआ है, तो उसके बदले में जो हम पेमेंट करेंगे पेयर को हम लोग बोलेंगे पेटेंट यूजर, और जो हमारा पेटेंट यूजर होगा वो क्या कहलाएगा, वही पेयर होता है। और रिसीवर को हम क्या बोलेंगे, रिसीवर को हम बोलेंगे पेटेंट ऑनर, सॉरी, पेटेंट ऑनर। पेटेंट ऑनर मींस, दैट मींस ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए फिर आगे हम फोर्थ टाइप्स ऑफ रॉयल्टी देखते हैं, अदर रॉयल्टी। अदर रॉयल्टी में इन तीनों रॉयल्टी को छोड़कर बाकी जितने भी आप काम कर लिए, ठीक ना, काम कर लीजिए, ठीक ना, वो अदर रॉयल्टी के अंतर्गत आ जाएगा आपका। तो अदर रॉयल्टी में हम लोग देखेंगे नॉर्मल यूजर होता है एक, पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल यूजर बोलते हैं, और रिसीवर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑनर। चलिए तो आई थिंक आप सबको टाइप्स ऑफ रॉयल्टी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है ना, कि हमारा जो ये 4 टाइप्स ऑफ रॉयल्टी है और उसके जो
रिलेशंस है पेयर एंड रिसीवर के बिटवीन, इसको भी हमने बहुत ही इजी वे में एक्सप्रेस करके आपको बताया है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, क्लियर है? जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे। एंड वन थिंग्स डियर फ्रेंड्स, लैंड और माइनिंग रॉयल्टी जो है वो प्रोडक्शन बेसिस पे पेएबल होता है। ठीक ना, माइन रॉयल्टी या लैंडिंग रॉयल्टी जो होता है प्रोडक्शन बेसिस पे क्या होता है, पेएबल होता है, यानी कि पेयर को जो है प्रोडक्शन बेसिस पे पेएबल होगा। जबकि कॉपीराइट रॉयल्टी जो होता है, कॉपीराइट रॉयल्टी जो होता है वो प्रोडक्ट्स जो पेएबल ऑन सेल्स होता है वो किसके अकॉर्डिंग पेएबल होता है, वो सेल्स के अकॉर्डिंग। यदि सेल्स होगा, ठीक ना, जब तक बिकेगा नहीं तब तक रॉयल्टी पे होगा नहीं। किसी किसी केस में क्या होता है कि सिर्फ प्रिंटिंग हो जाने पे ही वो अमाउंट पेएबल हो जाता है। ठीक ना, ये डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट किस तरह से हमारा रेडी किया गया है। ठीक ना, अगर एग्रीमेंट में ये मेंशन किया गया है, ठीक है ना, कि जितना कॉपी आप प्रिंटिंग करोगे, छापोगे, ठीक ना, उस पर कॉपी के हिसाब से हमको रॉयल्टी पे करना है। ठीक है, ठीक है, ये एक एग्रीमेंट हो गया। फिर एक दूसरे तरह का एग्रीमेंट को अगर हम देखें तो उसमें ये मेंशन रहता है कि जित पर कॉपी आप जितना बुक्स को सोल्ड आउट करोगे, ठीक ना, उसमें उस पर कॉपी के रेट से, ठीक है ना, पर कॉपी के रेट से या परसेंटेज से, ठीक है ना, उसमें क्या किया जाएगा, रॉयल्टी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह की चीजों को हमेशा ध्यान रखें कि लैंडिंग रॉयल्टी और माइनिंग रॉयल्टी में जो है वो प्रोडक्शन और आउटपुट बेस पे क्या किया जाता है, पेएबल होता है। और जबकि कॉपीराइट रॉयल्टी में क्या होता है, वो सेल्स के बेसिस पे पेएबल होता है। ठीक है, जल्द से जल्द नोट करेंगे, फिर हम आगे के क्लास में देखते हैं, आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए आगे का टॉपिक जो हमारा है, फीचर या एलिमेंट्स ऑफ रॉयल्टी। फीचर या एलिमेंट्स ऑफ रॉयल्टी। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज का जो पूरा का पूरा जो क्लास है, सेशन है, वो फुली थ्योरी क्लासेस रहने वाला है। ठीक है, आज का क्लास डे 1 और डे 2, ठीक है। डे 3 में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कुछ बुक्स के कुछ क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो था, फीचर या एलिमेंट्स ऑफ रॉयल्टी, कहता है कि द मेन फीचर या एलिमेंट्स ऑफ रॉयल्टी आर एज फॉलो। रॉयल्टी के कुछ फीचर्स भी बताए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स भी बताए, कुछ उसके मेन एलिमेंट्स भी बताए गए हैं। ठीक है, जो आपको एज फॉलो यानी कि निम्न प्रकार से हो सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा है, हमारा जो फर्स्ट जो है, कहता है रॉयल्टी इज अ पीरियड पेमेंट। रॉयल्टी जो है एक तरह का पीरियड पेमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, जो कि एग्रीमेंट के बेसिस पे क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है, यानी कि समय समय पे, चाहे वो क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या फिर ईयरली भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसलिए कहा गया है, इसका मेन फीचर्स में क्या है, रॉयल्टी इज अ पीरियड पेमेंट, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। ये आपको एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि पेमेंट को कैसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड हमारा जो फीचर या एलिमेंट्स है, रॉयल्टी इज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। और रॉयल्टी जो पे करना होता है वो किस लिए पे करना होता है, तो कहता है कि रॉयल्टी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल पोसेशन। पोसेशन से हमारा यहाँ पे मीनिंग है राइट्स फॉर द यूजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि हम कोई स्पेशल राइट्स यानी कि विशेष प्रकार के अधिकार को अगर हम किसी को क्या कर रहे हैं, गिवन कर रहे हैं, ठीक है ना, या ट्रांसफर कर रहे हैं, कि प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए अगर हम कोई स्पेशल पोसेशन को या राइट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके संबंध में रॉयल्टी पेएबल हो सकता है। ठीक है ना, रॉयल्टी पेएबल किसके हो सकता है, कि जब हम, ठीक है ना, किसी राइट्स को, प्रॉपर्टी के यूज करने के राइट्स को ट्रांसफर कर सके किसी पर्सन को। क्लियर है? चलिए हमारे जो थर्ड फीचर या एलिमेंट्स जो रहने वाला है, आइए देखते हैं। कहता है क्या,
कि रॉयल्टी इज अ रिवेन्यू आइटम्स। रॉयल्टी को रिवेन्यू आइटम्स कहा गया है। क्यों कहा गया है, तो आइए देखते हैं। बट इट इज रिवेन्यू इनकम, ठीक है ना, रिवेन्यू आइटम्स तो है ही है, बट इट इज रिवेन्यू इनकम फॉर ऑनर या लैंडलॉर्ड। देखिए, क्योंकि रिवेन्यू आइटम्स है तो रिवेन्यू आइटम्स में दो तरह के आइटम हो सकते हैं रिवेन्यू नेचर के, या तो वो इनकम हो सकता है या फिर वो एक्सपेंडिचर हो सकता है। क्लियर है? चलिए, तो कहता है बट इट इज रिवेन्यू इनकम फॉर ऑनर या लैंडलॉर्ड, ठीक ना, यानी कि प्रॉपर्टी का जो ऑनर या लैंडलॉर्ड होते हैं उनके लिए रिवेन्यू इनकम होता है, ठीक है। वाइल जबकि इट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर प्रॉपर्टी यूजर यानी कि लीसी, और जबकि ये प्रॉपर्टी यूजर के लिए यानी कि रेंटर के लिए, ठीक ना, ये क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऑनर को पेमेंट रिसीव करना होता है, इसलिए ऑनर के लिए क्या है, लैंडलॉर्ड के लिए ये एक तरह का रिवेन्यू इनकम है, और जबकि लीजी के लिए यानी कि प्रॉपर्टी यूजर के लिए पेमेंट को क्या करना होता है, इनकर्ड करना होता है, यानी कि पे करना होता है, इसलिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे रख सकते हैं इसको। रिवेन्यू इनकम फॉर ऑनर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर प्रॉपर्टी यूजर। क्लियर है? चलिए, हमारा जो नेक्स्ट फीचर या एलिमेंट्स जो रहने वाला है वो होता है रॉयल्टी इज अज्यूम एज सेलिंग एक्सपेंडिचर। रॉयल्टी को हम विक्रय व्यय के रूप में भी एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, यानी कि सेलिंग एक्सपेंडिचर भी ये हमारा हो सकता है। कब होगा, तो इसके लिए कंडीशंस भी लगा दिए हैं हमने, ठीक है। इफ इट इज बेस्ड ऑन सेल, यदि रॉयल्टी जो है सेल्स पे हमको अगर पे हो रहा है, सेल्स पे अगर पेएबल हो रहा है रॉयल्टी, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग एक्सपेंडिचर होगा। तो हमारा जो रॉयल्टी जो है सेल्स पे कब बेस होता है, जब हम कॉपीराइट रॉयल्टी को क्या करते हैं, यूज में लाते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि हम एक ऑथर हैं, लेखक हैं, और हमने बुक लिखा हुआ है, और उस बुक को हम बुक्स को पब्लिश करने का, प्रिंट करने का, छापने का राइट्स ट्रांसफर कर दिए हैं किसी दूसरे पर्सन को, यानी किसी प्रकाशन को, पब्लिकेशन को हमने क्या किया है, राइट्स ट्रांसफर कर दिया है कि तुम बुक्स को क्या करो, पब्लिश करो, छापो, प्रिंट करो, ठीक ना, जो करना है वो करो, ठीक है। और अब अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, और इसमें एग्रीमेंट ऑथर ने क्या एग्रीमेंट डाला, मेंशन किया हुआ है कि जितने भी कॉपी को तुम सोल्ड आउट करोगे, ठीक है ना, पर कॉपी 10 रुपीज हमारा कमीशन होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, हो सकता है ये ज्यादा भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे 10 रुपीज पर कॉपी सेलिंग ऑफ बुक्स, ठीक है। तो जब भी बुक सेल पे होगा, बेस होगा, ठीक है ना, तो हमारा जो रॉयल्टी होगा वो क्या एज्यूम होगा, वो सेलिंग एक्सपेंडिचर होगा, अदरवाइज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्लियर है? आई होप सब क्लियर होंगे। चलिए, अगला हमारा जो फीचर्स या एलिमेंट्स है, जो हमारा लास्ट फीचर्स रहने वाला है, रॉयल्टी इज जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट। रॉयल्टी जो है हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम मेंशन कर चुके हैं कि रॉयल्टी जो है रिवेन्यू इनकम है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। और जो आइटम्स, ठीक है ना, जो आइटम्स का नेचर या तो एक्सपेंसेस नेचर का हो या फिर इनकम नेचर का हो, वो सारा आइटम जो है वो नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। क्लियर है? तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे, या जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी करेंगे, एक मिनट के अंदर। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको रॉयल्टी चैप्टर का जो ये आज का जो सेशन रहा बहुत ही शानदार रहा होगा। कि हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर रॉयल्टी अकाउंटिंग का सर कुछ कॉन्सेप्ट को, सर ये कॉन्सेप्ट पर भी वीडियो बनाए सर, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट के बीच में ये हॉरिबिकल बना हुआ है, ठीक ना, बहुत ही टफनेस बना हुआ है कि रॉयल्टी का कुछ जो टर्म्स है सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, मैंने रॉयल्टी का वीडियो आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है।
उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत इन सब टॉपिक से आप बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आप लोग। डियर फ्रेंड्स, अगर हम आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम ऐसी और फाइनेंशियल अकाउंट्स के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने चैप्टर वाइज हम पहुंचा सकें। Finally, I say that have a good day. Keep studying hard with 100% commitment. Keep motivating yourself and be positive. Stay home, stay safe. घर में रहें, सुरक्षित रहें। अभी माहौल जो है बहुत ही पेंडेमिक है। कुछ लोगों को लगता है कि सब कुछ सही हो चुका है, पहले जैसे हो चुका है, लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी हमको संभल के रहने की जरूरत है, ठीक ना। अननेसेसरी कामों को न करें, बिल्कुल भी नहीं करें। I am sure that you become success in any exam. Thank you very much. Bye.